प्यारे साथियों को टीचर्स एकेडमी से डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल का अभिवादन स्वीकार हो। आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और ईश्वर से कामना भी है कि आप बहुत अच्छी तैयारी करें और इसी बार क्रैक कर लें और नौकरी भी ले लें। निश्चित तौर पर आप सफल भी होंगे इस प्रक्रिया में। बस ये है कि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत ही संवेदनशील समय चल रहा है। शादियां भी खूब हैं, हो सकता है कि आपके घर में भी 2-4 शादियां पड़ी हों, रिश्तेदारी में शादियां पड़ी हों, लेकिन ये शादियां होती रहेंगी, सालगिरह आती रहेंगी, लेकिन ये परीक्षाएं शायद ही आपके जीवन में दोबारा आए, इसलिए इसी बार सब कुछ कर लो। तो साथियों, आप इस तरीके से लग जाइए कि अंतिम परीक्षा है और इसी में आपको चयन ले लेना है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, नए पैटर्न पर मॉडल पेपर 10 आपको दिए जाएंगे, जिसमें 2 मॉडल पेपर आपके बन गए हैं। आज रात में या कल सुबह तक आपको मिल जाएंगे जो लोग ऐप पर हैं। और ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो ये इसको भी सॉल्व कर सकते हैं चैप्टर वाइज, और प्लस जो आपको सवाल दिए जा रहे हैं मॉडल पेपर, वो भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो टॉपिक है साथियों, वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और टॉपिक का नाम क्या है? भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान। यदि आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं या फिर आप धुरंधर बैच लेना चाहते हैं अपकमिंग वैकेंसी 2026 के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। नंबर है 9628959237। तो चलिए सबसे पहले सवाल की मुंह दिखाई करते हैं। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं, सबसे निवेदन है कि वो जल्दी जल्दी क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। बहुत आसान सा सवाल है और कई बार परीक्षाओं में इससे सवाल पूछा जा चुका है, तो बिना भी किसी हिचकिचाहट के इसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए। बेहद आसान सा सवाल है। चलिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन अथवा डॉक्टर नगेंद्र। तो यहां एक सवाल यह बनता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा ही क्यों गया? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी क्यों कहा गया? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी क्यों कहते हैं, यह भी सवाल आता है। और यह सवाल जुड़ रहा है चंद्र शर्मा गुलेरी से। आसान सा सवाल था, लगभग सबने। ये जो टीचर्स एकेडमी का ऐप है, जिन लोगों ने कोर्स लिया है उनको मिलेगा। ठीक है, बाकी क्लास तो आपको मिल रही है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो इसके सही जवाब है। अब यह क्यों कहा, यह भी सवाल। अब आजकल जो सवाल का ट्रेंड है वो कैसा है? स्थापना एवं तर्क, करण एवं कारक, इस तरह के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल बन सकता है कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी क्यों कहा? पहला कारण इसका यह होगा कि ये आधुनिक हिंदी भाषा के विकास का प्रथम चरण है। ए हो गया, मान लीजिए इसको ऑप्शन में ए रख दिया गया। आर में क्या कहेगा? जहां से हिंदी की प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगी थी, यहां से
हिंदी की प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी, दिखाई देने लगी थी। अब यहां सवाल पूछेगा कि ए सही है, आर सही है, ए और आर दोनों सही है। तो इसके नामकरण के पीछे की जो थ्योरी है वो यही है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा। क्यों कहा? आधुनिक हिंदी भाषा के विकास का यह प्रथम चरण है, इसकी वजह से कहा। और यहां से हिंदी की प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी, इस वजह से कहा। यानी जो ए है वह भी सही है और आर जो है वह भी सही है, ए और आर दोनों सही है। क्लियर है? तो ये पहला सवाल आपका इस तरह से पूर्ण हुआ। क्योंकि अपभ्रंश को एक विकासात्मक कड़ी माना जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना जाता है अपभ्रंश को। इसी वजह से आलोचकों ने और चंद्र शर्मा गुलेरी ने पहले इसको पुरानी हिंदी कहा है। सौरसेनी अपभ्रंश के से किस उपभाषा का विकास हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश। अब यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश अब देखिए अपभ्रंश का मतलब क्या होता है। दो बैच लिए थे, अब भाई कोर्स खत्म हो जाएगा तो लाइव क्लास कैसे मिलेगी? जिसका बैच खत्म हो गया है वो रिकॉर्डेड क्लास आपके उसमें पड़ी हुई है, आप जाके उसको पढ़िए। अब लाइव ही क्लास 2022 वाले बैच की 4 साल तक लाइव क्लास कैसे मिल सकती है? कोर्स खत्म हो गया है जहां पर, वहां पर आप उसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, 10 मॉडल पेपर आपको भेज दिया जाएगा। तो यहां सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश जो है, देखिए यह जो अपभ्रंश है इसका जन्म कहां होता है? मध्य देश में होता है। मध्य देश में जन्मी जो अपभ्रंश है उसको सौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि सौरसेनी अपभ्रंश का जन्म कहां होता है? तो सौरसेनी अपभ्रंश का जो जन्म है वह मध्य देश में होता है। मध्य देश है कहां? तो मध्य देश में एक जगह है जो श्री कृष्ण के पूर्वजों की जगह है, जिसे कौन से राजा थे, उनका नाम था सूरसेन। तो राजा सूरसेन के जनपद और उनके आसपास जो भाषा बोली जाती थी उसी के आधार पर इसका नाम सौरसेनी पड़ा है। ठीक है। अब यहां एक सवाल बनता है कि सौरसेनी अपभ्रंश से किसका किसका जन्म हुआ है? तो सौरसेनी से जन्म हुआ है परागु का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? परागु का। प से क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। रा से क्या हो जाएगा? राजस्थानी हिंदी। और गु से क्या हो जाएगा? गुजराती हिंदी। यानी पश्चिमी, राजस्थानी और गुजराती का जन्म हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। अब दिगंबर जैन आचार्यों ने भी सौरसेनी में कई महाकाव्य लिखे। तो अगर इस भाषा का ऐतिहासिक परिदृश्य और धार्मिक परिदृश्य देखा जाए तो दिगंबर आचार्य जो थे उन्होंने अपने कई महाकाव्य इसी सौरसेनी अपभ्रंश में ही लिखे हैं। इसी तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल सौरसेनी अपभ्रंश को हिंदी की पूर्व पीठिका मानते हैं। क्या मानते हैं? हिंदी की पूर्व पीठिका। हिंदी की पूर्व पीठिका। आपसे सवाल पूछेगा कि सौरसेनी अपभ्रंश को हिंदी की पूर्व पीठिका कौन मानता है? सौरसेनी अपभ्रंश को हिंदी की पूर्व पीठिका कौन मानता है?
तो हिंदी की पूर्व पीठिका कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल सौरसेनी अपभ्रंश को हिंदी की पूर्व पीठिका मानते हैं। अब एक सवाल यह भी पूछता है कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो सौरसेनी अपभ्रंश का भी विभाजन करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग यह नहीं जानते होंगे, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सौरसेनी अपभ्रंश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप में से कितने लोग सही जवाब देंगे? आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। आपसे सवाल पूछा जाए कि सौरसेनी अपभ्रंश को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग या 4 भाग? नागर, उपनागर और ब्राचट। नागर, उपनागर और ब्राचट। यानी हम अगर इसका सही जवाब देखें तो अपभ्रंश जो सौरसेनी अपभ्रंश है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, नागर, उपनागर और अपभ्रंश। नागर जिससे मुख्य रूप से गुजराती का विकास हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि नागर अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ है तो नागर से हुआ है गुजराती का जन्म। नागर से किसका जन्म हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से गुजराती का जन्म हुआ है। उपनागर से किसका जन्म हुआ है? तो उपनागर में आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थानी जो बोलियां हैं, कौन सी बोलियां हैं? राजस्थानी जो बोलियां हैं उनका ज्यादा प्रभाव उपनागर अपभ्रंश पे है। अब कुछ विद्वान ऐसे हैं कि सौरसेनी का प्रभाव ब्राचट से मानते हैं, लेकिन ब्राचट का मुख्यतः प्रभाव किससे है? वह सिंधी से है। ब्राचट का मुख्यतः प्रभाव किससे है? सिंधी से है। तो ये 3 रूप भी इसके देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो सौरसेनी अपभ्रंश के विषय में ये सारी जानकारी आपको दी गई। अब कई बार इसकी विशेषता भी पूछ सकता है, क्योंकि अब पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज करता जा रहा है। स्थापना, तर्क, कथन, निष्कर्ष, इस तरह के सवाल आपके यहां पूछे जा रहे हैं। अभी मैंने पहले सवाल में भी आपको बताया कि स्थापना और तर्क के सवाल अगर पूछे जाएंगे तो किस तरह से पूछे जाएंगे। अब यहां ये पूछे कि जो सौरसेनी अपभ्रंश है इसकी व्याकरणिक विशेषता क्या है, या इनमें से सौरसेनी अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषता क्या है या क्या नहीं है। तो पहली व्याकरणिक विशेषता इसकी जो है वह ओकार बहुला है। ध्यान रखिएगा, क्या है? ओकार बहुला। ओकार बहुला का मतलब यह है कि ज्यादातर बोलियों में ओ की मात्रा लगा दी जाती है। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश की एक भाषा है, एक पश्चिमी हिंदी की एक बोली है राजस्थानी। उसी तरीके से ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा में देखिए, तो ब्रज भाषा में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो उसमें ओकार बहुला है। मोरो, तोरो, इस तरह से ओ की मात्रा उसमें लगा दी जाती है। इसकी एक विशेषता ओकार बहुला। ठीक है, इसके अलावा यहां तद्भव शब्दों की प्रधानता देखने के लिए मिलती है, और यहां जो शब्द हैं वह कैसे हैं? गेय शब्द, गेय पद अधिक मिलते हैं। यानी म्यूजिकल, अगर आप उन शब्दों का उच्चारण करें, उस भाषा को बोलने का प्रयास करें तो वो म्यूजिकल अधिक देखने में लगते हैं। अगला सवाल, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी। अब ध्यान रखिएगा कि इसका जो नामकरण हुआ है वो मगध का आधा करके हुआ है। ठीक है, मगध, मगध का मतलब क्या हो जाएगा? मागधी अपभ्रंश हो जाएगा, और मगध का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, अब ये पश्चिमी और पूर्वी बोलियों का एक सेतु का काम करती है। इसे क्या कहा जाता है? पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी और पश्चिमी बोलियों के बीच का सेतु है। बोलियों के बीच का सेतु है। यानी आपसे पूछा जाए कि यह क्या काम करती है, तो पूर्वी और पश्चिमी बोलियों के बीच में सेतु का काम करती है। पूर्वी और पश्चिमी की बोलियों के बीच में अर्धमागधी अपभ्रंश सेतु का काम करती है, और इसका जो विकास है इसमें 3 बोलियां आती हैं अर्धमागधी में। आप जानते हैं, ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली और सी फॉर छत्तीसगढ़ी।
तो यहां पर अर्धमागधी से अब विकसित जो बोली है वो कौन सी हो जाएगी, बघेली हो जाएगी। ठीक है। अब यहां एक सवाल और पूछा जाता है आपसे कि बघेली के लिए कई बार पूछा गया कि बघेली की विशेषता क्या है। ठीक है। अब पिछली बार भी परीक्षा में आप देखें, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा है कि टीजीटी में पूछा था या असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा था। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में जो पेपर हुआ था उस पेपर में पूछा गया था कि बघेली बोली की विशेषता क्या है। तो बघेली बोली जो है यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बघेलखंड, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल आदि भाषा में बोली जाती है। इसकी जो काफी कुछ चीजें हैं, सिमिलरिटी है, वो अवधी भाषा से मिलती है, यानी अवधी भाषा से काफी कुछ ये मेल खाती है। यहां पर व के स्थान पर बा का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर वहां पर खेत बोलना हो तो खेत ना बोल के ख्यात बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा कि अपने ख्यात में चले जाओ, ख्यात में गए थे कि नहीं गए थे। तो खेत का क्या हो जाएगा, खेत का वहां पर ख्यात, यानी या और वे में यहां पर अंतर हो जाता है। यहां पर एक और चीज देखने के लिए मिलता है, हा प्रत्यांत बोली है। इसको हम क्या कहते हैं, हा प्रत्यांत, प्रत्यांत बोली है। यानी शब्दों में ज्यादातर जगहों पर हा को जोड़ने का मतलब चलन है। कैसे हा जोड़ेगा, तो जैसे आप कहेंगे कि भाई कोई शब्द अच्छा है, कहते हैं ना निको, निको, कहे निको, निको का मतलब, निको का मतलब हो गया अच्छा। ठीक है। निको का मतलब अच्छा होता है। अब यहां निको में भी ह जोड़ दिया जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कि ये शब्द अच्छा है, ये पेन अच्छी है, तो क्या कहा जाएगा, यह पेन निकहा, निकही है, निकहा। तो निकहा मतलब ह प्रत्यांत बोली हो जाती है, कौन सी, बघेली बोली हो जाती है। ठीक है। अब इसमें आदिवासी और जनजातीय भाषाओं का इस पे गहरा प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अगला सवाल, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे, यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ये बताएंगे। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। अब अगर इनके विकास की कड़ी देखें कि इनका विकास किस क्रम में हुआ है, तो इनका विकास जो हुआ है वह इस तरीके से हुआ है। संस्कृत भाषा जो थी उसके दो रूप हुए, और जिसे हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। लौकिक संस्कृत का पुनः विकास जो हुआ वह हमें पाली के रूप में हुआ, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद अवहट्ट। ठीक है। अवहट्ट, और बाद में इसे ही पुरानी हिंदी कहा जाने लगा। और आज हम 26 जनवरी 1950 के बाद हम क्या करते हैं, हिंदी को मानक भाषा के रूप में मान्यता देते हैं, यानी हिंदी क्या हो गई है, आज मानक भाषा है। तो इसका विकास संस्कृत से होते हुए, लेकिन इसका विकास जो है पूछेगा तो विकास इसका अपभ्रंश से होता है, और जन्म पूछेगा तो संस्कृत से होता है। ये जरूर याद रखिएगा, हिंदी का विकास कहां से होता है और हिंदी का जन्म कहां से होता है। तो हिंदी का जन्म तो होता है संस्कृत से, लेकिन विकास आपसे पूछे तो विकास इसका होता है अपभ्रंश से। क्लियर है। तो विकास आपका कहां से होता है, इसका अपभ्रंश से होता है। अब यह सवाल पूछ रहा है कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे, 10, 11, 12 या फिर 8 स्वर थे। ठीक है। तो 4 का बी लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, 4 का बी यानी कि 10 स्वर। चलिए देख लेते हैं कि अपभ्रंश जो था उसमें कुल स्वरों की संख्या कितनी थी। चलिए, जितने भी साथी देख रहे हो फटाफट कमेंट करके बताएं। तो अपभ्रंश के पहले जो भाषा थी वो पाली भाषा थी।
तो अपभ्रंश में जो स्वर और व्यंजन मिले वह किससे प्रभावित थे? तो वह पाली भाषा से प्रभावित थे। तो पाली भाषा में जो स्वर थे अगर उन्हें हम जानते रहें तो अपभ्रंश के स्वरों को भी हम काफी कुछ आसान कर सकते हैं। तो पाली भाषा में जो स्वर थे आ ई उ ए ओ, आ ई उ ए और ओ। अब यहां पर जो चंद्र लग जाता था जिस भी शब्द में वो आधा हो जाता था, यानी वो ह्रस्व हो जाता था, और जिसमें भी ये हटा दिया जाता तो दीर्घ हो जाता था। तो दीर्घ अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए और ओ, ये आपके जो स्वर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं कहां पर? तो ये स्वर आपको देखने के लिए मिलते हैं पाली भाषा में। तो पाली भाषा में ही ये दो नए तरह के स्वर देखने के लिए मिलते हैं जो इसके पहले नहीं थे, यानी ए के ऊपर ह्रस्व वाला ये चंद्र लगा देने से ये जो परंपरा शुरू हुई ये पहले नहीं थी। ठीक है, तो यहां पर हमें 3 2 5 3 2 5 यानी कुल 10 स्वर देखने के लिए मिलते थे। तो 10 स्वर और कुल मिलाकर 33 व्यंजन ये हमें कहां मिलता था? यह हमें पाली भाषा में मिलता था। पाली के बाद जो है हम प्राकृत में चले और प्राकृत के बाद हम अपभ्रंश में चले और अपभ्रंश में जो ध्वनियों की संख्या है वो कितनी रह गई? अब ध्यान दीजिए, तो पाली भाषा का जो प्रभाव था वो कहीं न कहीं अपभ्रंश पे भी दिखाई पड़ता है, अपभ्रंश पे भी दिखाई पड़ता है, यानी आ ई उ ए ओ, आ ई उ ए ओ किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता है। कहां पर? पाली भाषा में और अपभ्रंश भाषा में। यानी यहां पर यह चीज क्लियर हो गई कि अपभ्रंश भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? तो कुल स्वरों की संख्या अपभ्रंश में हो जाती है 10। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 10 हो जाती है और व्यंजन कुल हो जाते हैं इसमें 30, यानी 10 + 30 बराबर कुल वर्ण हो जाते हैं यहां पर 40। ठीक है, कितने हो जाते हैं? 40 हो जाते हैं। अगला सवाल लेते हैं, संदेश राशक किसकी रचना है? संदेश राशक किसकी रचना है? चलिए देखिए, संदेश राशक जो है किसकी रचना है, बहुत महत्वपूर्ण और आसान सा सवाल है। इसे प्रथम मुस्लिम के द्वारा लिखा गया ग्रंथ माना जाता है, इसलिए यह ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। संदेश राशक, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? मुसलमान के द्वारा, क्योंकि पहला मुसलमान है जिसके द्वारा इस तरह की रचना देखने के लिए मिलती है। अब्दुल रहमान है जिन्हें अपभ्रंश में अद्दहमाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अद्दहमाण कहा जाता है। तो कई बार सवाल पूछ लेता है कि अब्दुल रहमान का अपभ्रंश में नाम क्या होगा, तो अद्दहमाण हो जाता है। इनका समय भी पूछा जा सकता है, तो 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास इनका समय मिलता है। यह भी पूछा जाता है कि इसका वर्ण विषय क्या है, किस तरह का ग्रंथ है, तो यह साथियों विरह काव्य है। इसका ग्रंथ का जो आधार है वो क्या है? विरह है। तो एक प्रकार का ये विरह काव्य है। अब यहां पूछता है किसमें किस प्रकार की नायिका का उदाहरण मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकता है कि सीधे सीधे नायिका न पूछ के पूछ ले कि इसमें किस प्रकार की नायिका का वर्णन है, तो आप बताएंगे कि प्रोसित पतिका नायिका का वर्णन यहां पर मिलता है। विजयनगर की प्रोसित पतिका, ध्यान रखिएगा किस प्रकार की नायिका है, तो वो प्रोसित पतिका नायिका है। प्रोसित पतिका नायिका है यानी जिसने अपना पति विदेश चला गया, जिसका पति विदेश चला गया हो, और वह एक पथिक राहगीर के माध्यम से अपने पति को क्या भेजती है? संदेश भेजती है। प्रोसित पतिका नायिका है और एक राहगीर के माध्यम से अपने पति को संदेश भेजती है। पहला धर्मांतर काव्य है, रास काव्य है, और अवहट्ट इस भाषा का स्वरूप देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। मागधी अपभ्रंश से कौन सी बोली विकसित हुई है? तो मागधी की बात करें तो मगही, मालवी और मेवाती, ये तीनों जो हैं
आपकी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। सही बात है? नहीं। तो देखिए इनका नाम देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये है नहीं। कैसे? मारवाड़ी, मालवी और मेवाती और जयपुरी, ये सब राजस्थानी बोलियां हैं। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मगही। मगही, मैथिली और भोजपुरी यही होगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? यह काफी महत्वपूर्ण है। पौम चर्यु, पौम चर्यु जो कि एक राम कथा है। पौमचर्यु राम कथा की वजह से इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है किसको? स्वयंभू का। ठीक है। अब यहां एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है, किसके विषय में? पौमचर्यु के विषय में। किसके विषय में? पौमचर्यु के विषय में। अब पौमचर्यु जिसमें राम कथा का जो वर्णन है वो जो तुलसीदास की राम कथा है उससे थोड़ा सा भिन्न मिलता है, या वाल्मीकि रामायण से थोड़ा सा भिन्न मिलता है। इसे अपभ्रंश का रामायण भी कहा जाता है और इसे जैन रामायण की संज्ञा भी दी जाती है। क्या कहा जाता है इसे? जैन रामायण भी कहा जाता है। जैन रामायण की पद्धति पर इसको लिखा गया है। अब इसे शलाका पुरुष, शलाका पुरुष कौन है? शलाका पुरुष जो है यहां राम को दिखाया गया है। और राम को क्या कहा जाता है? जैन परंपरा में पद्म कहा जाता है। इस वजह से कई जगह पर इसे पद्म पुराण के नाम से भी, पद्मचर्यु के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि यहां पर कुल 5 कांडों में इस रचना को विभक्त किया गया है। कई बार यही पूछ लेता है कि कौन कौन से कांड हैं और कितने कांडों में इसको विभाजित किया गया है। तो पहला कांड है विद्याधर कांड। ध्यान रखिएगा रामायण के कांड से अलग है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड भी आपको वहां मिल जाएगा। सुंदर कांड, युद्ध कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। तो कुल मिलाकर यहां 5 कांडों में ये पूरी रचना विभाजित है। इसमें कुल 90 संधियां और अध्याय हैं। 90 संधियां यानी अध्याय हैं और 90 संधियों में 83 संधियां स्वयं इनके इन्होंने लिखा था, स्वयंभू ने, और 7 संधियां इनके पुत्र त्रिभुवन ने लिखा था। किसने लिखा था? तो 7 संधियां इनके पुत्र त्रिभुवन ने लिखी थी। तो कुल मिलाकर 83 धन 7 बराबर 90 संधियों का प्रयोग यहां पर किया गया है। ठीक है। हिंदू रामायण की तुलना में इसमें काफी अंतर मिलता है। इसमें अहिंसा और जैन धर्म के सिद्धांतों पर अधिक बल दिया गया है। सिंधी भाषा, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राचड अपभ्रंश से। ब्राचड अपभ्रंश से, जिसके विषय में अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। ब्राचड अपभ्रंश। अब ब्राचड अपभ्रंश है क्या? आधुनिक सिंधी भाषा के से जन्म हुआ है। मार्कंडेय जैसे भाषाविदों ने ब्राचड अपभ्रंश का उल्लेख किया है और ये स और स उच्चारण में भिन्नता और विशेष प्रकार की अंतस्फुट ध्वनियां थी जो आज सिंधी भाषा में मुख्य पहचान के रूप में देखी जाती हैं। अपभ्रंश में कौन से 2 नए व्यंजन विकसित हुए थे? अपभ्रंश में कौन से 2 नए व्यंजन विकसित हुए थे? ध्यान रखिएगा अपभ्रंश में ये 2 नए व्यंजन जो विकसित हुए थे इनको हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। द्विगुण व्यंजन, नव विकसित व्यंजन। ठीक है।
अब द्विगुण व्यंजन और नौ विकसित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। द्विगुण का मतलब है कि इनके दो गुण होते हैं। तो ये जो बिंदी वाले ड ढ हैं, इनका ही विकास अपभ्रंश में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? पहाड़ी हिंदी का किस अपभ्रंश से माना जाता है? अब देखिए, पहाड़ी अपभ्रंश, पहाड़ी का अगर जन्म देखें तो खस अपभ्रंश यहां राइट होगा। भले ही सौर सेनी का इस पर बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिलता है, सौर सेनी अपभ्रंश का इस पर बड़ा प्रभाव है, लेकिन मुख्यतः ये खस अपभ्रंश से ही इसका जन्म हुआ है। ठीक है, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली का इसका जन्म हुआ है, खस अपभ्रंश से माना जाता है। देखिए, खस लोग जो यहाँ के मूल निवासी थे, उन्हीं के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। एक शब्द आता है खसखुरा। क्या न शब्द आता है? खसकुरा। खसकुरा, खसकुरा, खसकुरा क्या है? यह आपके नेपाल की राजभाषा है। तो खसकुरा यानी खस यानी पहाड़ी, इस तरह से आप इसको जोड़कर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। पहाड़ी बोली कौरवी का मुख्य केंद्र कौन सा है? खड़ी बोली कौरवी का मुख्य केंद्र कौन सा है? चलिए 11। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर मेरठ जो है, मेरठ जो है वो खड़ी बोली का केंद्र माना जाता है। मेरठ को क्या माना जाता है? खड़ी बोली का केंद्र माना जाता है। इटावा और फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इटावा और फर्रुखाबाद में साथियों कन्नौजी बोली जाती है। इटावा और फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी कन्नौजी बोली जाती है। ग्वालियर और झांसी क्षेत्र की प्रमुख बोली है। अब ये 14 नंबर का सभी लोग जवाब देंगे। मैं देखता हूं कितने लोग सही जवाब देते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से साथी आज जुड़े हुए हैं। तो अब्दुल जी, मधु यादव जी, शिवरंजन सिंह जी, रचना यादव जी, नम्रता केशरवानी जी, अनीता यादव जी, रचना यादव जी, मधु यादव जी और शिवरानी सिंह जी, रचना यादव जी। चलिए चलिए फटाफट साथियों जवाब दीजिए कि ग्वालियर और झांसी किस क्षेत्र की प्रमुख बोली है? प्रसंख्या 14 है, प्रसंख्या 14 है। तो बुंदेली का प्रमुख क्षेत्र झांसी, ग्वालियर, जालौन, सागर है, जो सौर सेनी से विकसित हुई है। किससे हुई है? सौर सेनी से ही विकसित हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। मथुरा और आगरा किस बोली के प्रमुख क्षेत्र हैं? मथुरा और आगरा किस बोली के प्रमुख क्षेत्र हैं? आगरा, धौलपुर, अलीगढ़, एटा, इन सब जगहों पर क्या बोला जाता है? ब्रज भाषा बोली जाती है। बघेली बोली का मुख्य केंद्र कहां पर है? तो बघेली, जिसको रीवाई के नाम से भी जाना जाता है, रीवाई के नाम से भी जाना जाता है, रीवाई और निभट्ठा के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रीवा। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इनके लोक नाटकों और सामाजिक योगदान के कारण इन्हें भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। अब इनकी जो चर्चित रचना है उसे भी हम देखेंगे, भिखारी ठाकुर। अब देखिए, भिखारी ठाकुर जो हैं, इनकी रचनाओं को देखें तो भोजपुरी का शेक्सपियर इनको कहा जाता है। नाटककार और अभिनेता के रूप में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। विदेशिया, बेटी बिचवा और गब रखीचोर, इस तरह से इनकी रचनाएं मिलती हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वह विदेशिया है। विदेशिया जो रचना है, इसमें विरह, विरह को दिखाया गया है। विरह जनित एक लोकप्रिय
नाटक है विदेशिया। पूछा भी जाता है कि ये किस विधा की रचना है, तो ये विदेशिया इनका नाटक है। किस प्रकार की रचना है, किस विधा की रचना है, तो नाटक है। अगला सवाल, नैनीताल और अल्मोड़ा की बोली कौन सी है? नैनीताल और अल्मोड़ा की बोली कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊनी। छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी की बात करें तो साथियों तीन इसके वर्ग हैं, ए फार, बी फार और सी फार। ए फार अवधी, बी फार बघेली और सी फार छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ी बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ढूंढानी बोली का दूसरा नाम क्या है? ढूंढानी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो ये ढूढ़ाड़ प्रदेश पड़ता है, कहां पड़ता है? राजस्थान में। ढूढ़ाड़ प्रदेश जो है वह पड़ता है राजस्थान के जयपुर में। तो इस प्रकार से जयपुरी का ही दूसरा नाम क्या रख दिया गया है? ढूढ़ाड़ी रख दिया गया है। बनारसी किसकी उपबोली है? बनारसी किसकी उपबोली है? तो बनारसी जो है भोजपुरी से ही एक मिलती जुलती बोली है, जिसे काशिका नाम दिया गया है। किसको क्या नाम दिया गया है? काशिका नाम दिया गया है। तो भोजपुरी से ही संबंधित है काशिका, और बनारसी किसकी उपबोली है? तो राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी की, और इसे काशिका के नाम से भी जाना जाता है। ओकार बहुला किस बोली की प्रमुख विशेषता है? ओकार बहुला किस बोली की सबसे बड़ी विशेषता है? तो अभी में हम लोगों ने देखा था कि जो ओकार बहुला बोली है वो कौन सी है? ब्रज भाषा है। यानी इसमें ओ की मात्रा लगा दी जाती है। गयो, भयो, खायो इत्यादि शब्दों का प्रयोग हम देखें, गयो, भयो, खायो, इस प्रकार से ओ की मात्रा की अधिकता होने के कारण ओकार बहुला के अंतर्गत आती है। आकार बहुला बोली किसे माना जाता है? आकार बहुला बोली किसे माना जाता है? जैसे हमने एक शब्द लिखा गया, खाया, लड़का, पढ़ा। अब आप देखिए तो हमें खड़ी बोली में इस तरह से चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा हमारा आकार बहुला बोली किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली को आकार बहुला बोली माना जाता है। अगला सवाल है, किस बोली में ने परसर का प्रयोग प्रमुखता से होता है? ने परसर का प्रयोग प्रमुखता से होता है। जैसे हमने कहा उसने खाया, उसने खाया। अब ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर सर्वनाम है, क्या लिखा है साथियों? सर्वनाम है। अगर यहां पर सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम के साथ आप परसर्ग का जो चिन्ह है उसको जोड़कर लिख सकते हो। लेकिन यदि यहां सर्वनाम को छोड़कर संज्ञा है तो संज्ञा रहने पर परसर्ग जो होगा वह अलग ही लिखा जाएगा। यहां लिखा गया है उसने, तो उसने का मतलब यह हो गया कि यहां उस शब्द है उसमें ने जोड़ दिया गया है। तो खड़ी बोली में तो यहां पर परसर का प्रयोग होता है। अब ने परसर का प्रयोग होता कहां है? तो यहां खड़ी बोली में भी अब आप देखें तो उसने खाना खाया केवल भूतकाल में इसका प्रयोग होता है, वर्तमान काल और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता। इसके अलावा अवधि और भोजपुरी में ने परसर का प्रयोग होता है या नहीं होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल, डॉ के स्थान पर रा का प्रयोग जैसे घोड़ा के स्थान पर घोड़ा किस बोली की विशेषता है? किस बोली की विशेषता है? चलिए अब यहां देखिए भोजपुरी जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये ईकार बहुला है
और यहां पर एक चीज और देखने के लिए मिलती है कि हमें ड के स्थान पर र का प्रयोग देखने के लिए मिलता है, यानी घोड़ा को यहां पर क्या कह देंगे, घोड़ा कह देंगे, यानी भोजपुरी। व्यंजनों का द्वित्व जैसे बेटा का बेटा किस बोली की प्रवृत्ति है, बेटा का बेटा किस बोली की प्रवृत्ति है। अगर गाड़ी कहेंगे तो गाड़ी को गड्डी कहेंगे, क्या कहेंगे, गड्डी कहेंगे। रोटी कहना होगा तो रोटी को रोटी कहेंगे, यानी गड्डी, रोटी और बेट्टा। यहां पर यह किस बोली की अपनी विशेषता है कि व्यंजनों को द्वित्व करके लिखा जाता है। तो व्यंजनों को द्वित्व करके लिखने की जो परंपरा है वह कहां मिलती है, हरियाणवी में मिलती है। कहां मिलती है, हरियाणवी में बेट्टा, गड्डी, रोटी इत्यादि हमको रूप देखने के लिए मिलते हैं। इकार बहुला बोली कौन सी है, इकार बहुला बोली कौन सी है। चलिए अब अगर हम वर्ण देखें, इकार बहुला बोली की बात करें, अब यहां ऑप्शन में आपको साथियों भोजपुरी नहीं मिला है, ठीक है। अगर भोजपुरी ऑप्शन में रहता तो भोजपुरी द राइट आंसर, लेकिन ऑप्शन में आपको भोजपुरी नहीं मिला है, तब आप क्या बताएंगे कि इकार बहुला बोली का उदाहरण कौन सा हो सकता है, क्या बताएंगे कि इकार बहुला बोली इसमें कौन सी है। तो चलिए देखते हैं, बलि, मुनि। अब अर्थात अगर हम देखें तो इकार बहुला बोली का जो स्वरूप है वह हमें कहां मिलता है, अवधि में मिलता है। कहां मिलता है, अवधि में मिलता है, क्योंकि अवधि और भोजपुरी में काफी कुछ सिमिलरिटीज देखने के लिए मिलती है। किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति ने के स्थान पर ले का प्रयोग किया जाता है, कर्ता कारक की विभक्ति ने के स्थान पर ले का प्रयोग किया जाता है। चलिए साथियों, यह सवाल का जवाब जो दे देगा, मैं मान जाऊंगा कि आपकी भाषा विज्ञान की तैयारी अच्छी है। किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति ने के स्थान पर ले का प्रयोग किया जाता है, कर्ता कारक की ले का प्रयोग किया जाता है। चलिए फटाफट बताइए। अब यहां एक पहाड़ी बोली है जिसे हम कुमाऊनी बोली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कुमाऊनी बोली के नाम से जानते हैं। और यहां पर ने के स्थान पर ले का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल, उदासीन आकार बहुला किस बोली को कहा जाता है, उदासीन आकार बहुला किस बोली को कहा जाता है। उदासीन आकार बहुला का मतलब क्या होता है, जहां पर उच्चारण तो आ का हो लेकिन आ का उच्चारण जो है साथियों वह स्पष्ट न हो। तो जब किसी भी शब्द के उच्चारण में आ का उच्चारण स्पष्ट न हो, ऐसी स्थिति को हम उदासीन कहेंगे। ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। तो यहां पर साथियों कौन सी बोली ऐसी है जिसको हम उदासीन आकार बहुला बोली कहेंगे। चलिए फटाफट बताएंगे, उदासीन आकार बहुला बोली कौन सी है, उदासीन आकार बहुला बोली कौन सी है। चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपके लिए खोज खोज कर लाया हूं। उदासीन आकार बहुला, देखिए अब यहां ऑप्शंस जो हैं साथियों वो दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो यहां पर अवधि और बघेली दोनों बोलियां ऐसी हैं जहां पर उदासीन आकार बहुला का प्रयोग किया जाता है, जहां पर उदासीन आकार बहुला का प्रयोग किया जाता है, अर्थात राइट आंसर ए और बी यहां दोनों हो जाएगा। बांगरू किस बोली का दूसरा नाम है, बांगरू किस बोली का दूसरा नाम है।
चलिए, अब हरियाणा का जो बांगर और शुष्क क्षेत्र है, हरियाणा का जो बांगर और शुष्क क्षेत्र है, वहां पर यह बांगरू बोली बोली जाती है। अर्थात ये कौन सी हो जाएगी, यह हो जाएगी बांगरू यानी कि हरियाणवी। जैसे तेरा नाम केसय, तेरा नाम केसय। अब आप यहां पर सामान्य बातचीत भी करेंगे तो लगेगा कि बड़ा रूखा है, बड़ा सूखा सूखा है, तो तेरा नाम के सै, ये आपसे कहा जाएगा तू कड़े जावे से। क्या कहा जाएगा, तू कड़े जावे से। अब यहां की जो धरती है वहां पर बड़ा सूखापन है, तो जिसका प्रभाव वहां की भाषा पर भी देखने के लिए मिलता है, तू कड़े जावे से। इसी तरीके से मैं रोटी खाऊं सू, मैं रोटी खाऊं सू। तो इस प्रकार से भाषा में बड़ा रूखापन है, बड़ा बांगर जैसा है, इसलिए हरियाणवी की बोली का दूसरा नाम क्या है, बांगरू है। अगला है, किस बोली की क्रियाओं में ल प्रत्यय का अधिक प्रयोग होता है, किस बोली की क्रियाओं में ल प्रत्यय का प्रयोग अधिक होता है। चलिए देखिए, इसमें से बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो इस बोली का प्रयोग बहुतायत करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग करते हैं। तो भैया चलिए फटाफट बताइए। तो जैसे ही हम भैया शब्द का प्रयोग करते हैं अपने आप क्लियर हो जाता है, क्या हो जाता है, अपने आप क्लियर हो जाता है। देखल गैल खैल, देखल गयल। अब यहां आप देखिए तो ला का प्रयोग जो है, ला प्रत्यय का अधिक प्रयोग किया जाता है, कहां किया जाता है राजा जी, तो राजा जी किया जाता है बिहार में ना। तो राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी। देखल गयल इत्यादि ल प्रत्यय का अधिक प्रयोग कहां होता है, भोजपुरी में होता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है। तो यहां पर कथन किसका हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी को आम फहम और खास पसंद भाषा किसने कहा था, हिंदी को आम फहम और खास पसंद भाषा किसने कहा था। राजा जी आप जो इसका सही जवाब दे देगा उसको ये वाला आम खिलाएंगे। भैया आम तो नहीं बन पाया लेकिन ये बहुत मीठा वाला आम है, तो जो भी सही जवाब देगा उसको ये आम खिलाएंगे। इसे क्या कहा गया, आम फहम यानी सरल और सुबोध भाषा। क्या कहा गया, इसे सरल और सुबोध भाषा किसने कहा, सरल और सुबोध भाषा किसने कहा था। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी को आम फहम और खास पसंद भाषा कहा था। हिंदी नए चाल में ढली यह कथन भारतेंदु ने कब कहा था, हिंदी नए चाल में ढली तो यह 1873 में अपनी डायरी कालचक्र में उन्होंने यह बात कही थी। कहां कही थी, तो काल चक्र में उन्होंने यह बात कही थी। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। तो यह प्रथम वैज्ञानिक सर्वेक्षण है जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रस्तुत किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ब्रज भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो समस्त भारत की साहित्यिक भाषा रही है, यह किसका विचार है। तो ध्यान रखिएगा व्यापकता को देखकर, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ब्रज भाषा की व्यापकता को देखकर कहा कि ब्रज भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जो समस्त भारत की साहित्यिक भाषा रही है। किसने अवधि को कोशली नाम दिया, किसने अवधि को कोशली नाम दिया। तो ध्यान रखिएगा अवधि बोली का जो प्राचीन नाम है वो कौशल देश से जोड़कर, कौशल से जोड़कर कोशली नाम दे दिया। किसने दे दिया, तो कोशली नाम किसने दिया, सुनीति कुमार चटर्जी ने। सुनीति कुमार चटर्जी ने कौशल प्रदेश की भाषा होने के कारण इसको कोशली नाम दे दिया। अपभ्रंश के लिए अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले
किसने किया था? सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? ध्यान रखिएगा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर में सबसे पहले यहां पर औहट शब्द का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। जितने भी साथी लाइक कर रहे हैं फटाफट कर दें, लाइव जितने भी साथी हो सब लाइक कर दें, सवाल अच्छे लग रहे हो तो जरूर लाइक करें। खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था? खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा कि कुरु जनपद, ध्यान रखिएगा इस बोली का संबंध किससे है? कुरु यानी कौरवों से, यानी कुरु जनपद से है। तो कुरु जनपद की भाषा होने के कारण इसका नाम कौरवी पड़ा। और इसके नामकरणकर्ता कौन है? राहुल सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। परिभाषा किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्रकट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी व्याकरण में कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण में इस परिभाषा को दिया है। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास ग्रंथ के लेखक कौन है? भारतीय भाषाओं का विकास ग्रंथ लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी। मेवाती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? मेवाती बोली कहां बोली जाती है? तो अलवर, भरतपुर और मेवात में बोली जाती है, जो कुल मिलाकर कहां का क्षेत्र है? तो यह राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है। क्या है? उत्तरी क्षेत्र है। अंतर्वेदी किस बोली का पुराना नाम है? अंतर्वेदी किस बोली का पुराना नाम है? अब ध्यान रखिएगा, गंगा और यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र दोआब, ध्यान रखिएगा गंगा और यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र दोआब की जो बोली है उसे ही क्या कहा गया है? अंतर्वेदी कहा गया है। उसे ही क्या कहा गया है? अंतर्वेदी कहा गया है, अर्थात ब्रज भाषा। इसका नामकरण भी कैसे हुआ है? तो दोआब क्षेत्र के कारण हुआ। गंगा और यमुना का जो बीच का क्षेत्र है दोआब के कारण इसको ब्रज भाषा से जोड़ा गया। जबलपुर और होशंगाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन है? जबलपुर और होशंगाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन है? तो यहां पर बुंदेलखंडी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो यहां पर आप जानते हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी 3 बोलियां हैं। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, इसे दक्कनी और दक्षिणी के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्कनी और दक्षिणी के नाम से भी जाना जाता है। लल्लू लाल ने खड़ी बोली का क्या नाम दिया था? तो लल्लू लाल ने प्रेम सागर की भूमिका में खड़ी बोली शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया है। क्या दिया है? लल्लू लाल ने इसका नामकरण किया है। कहां पर किया है? तो ध्यान रखिएगा, प्रेम सागर में। कहां किया है? प्रेम सागर में इसका स्पष्ट प्रयोग किया है। अंगिका और बज्जिका किस राज्य की बोलियां हैं? अंगिका और बज्जिका किस राज्य की बोलियां हैं? ध्यान रखिएगा साथियों, ये वैशाली क्षेत्र की बोलियां हैं। किस क्षेत्र की बोलियां हैं? ये वैशाली क्षेत्र की बोलियां हैं। और वैशाली क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो साथियों ये बिहार के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली यानी कि बिहार। किस बोली में व का उच्चारण ब के जैसे किया जाता है? किस बोली में व का उच्चारण ब के जैसे किया जाता है? जैसे वन को क्या कह दिया जाएगा? वन कह दिया जाएगा। वर्खा को क्या कह दिया जाएगा? बरखा कह दिया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अवधि कोशली में। मालवी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो मालवी बोली जो है वो राजस्थान की एक बोली है। इस प्रकार से राजस्थानी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की
सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है, ये आपको कमेंट में हमें बताना है। और ये था आज का अंतिम सवाल। साथियों, आज का एपिसोड कैसा लगा, आज के सवाल कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें 3 टीचर्स की टीम आपको पढ़ाएगी, हमारे सुचित सर आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं, संस्कृत व्याकरण में अनुवाद वाला पोर्शन और टीचर पढ़ाएंगे क्योंकि समय कम है, और 3-3 टीचर मिलकर आपको प्रैक्टिस कराएंगे चैप्टर वाइज, और 10 मॉडल पेपर आपको देंगे। तो ये सब अगर आप लेना चाहते हैं और 2026 के लिए अपकमिंग वैकेंसी के लिए धुरंधर बैच लेना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही व्हाट्सएप करें हमारे नंबर पर। नंबर है 9628 95 92 37। साथियों, आज के लिए इतना ही। कल पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।